नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे राजस्थान सीएचओ मॉडल पेपर्स की आंसर की, और आज का अपना सीएचओ मॉडल पेपर है फोर्थ, यानी 3 मॉडल पेपर्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज आपको ये पेपर फोर्थ मिल चुका है। अभी हम इसके आंसर की जानने वाले हैं। जिन्होंने भी जवाब दिए हैं वो अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चंस के आपने गलत जवाब दिए हैं। ये पेपर अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो आपको टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स, और वहाँ पे आपको चैनल और ग्रुप मिल जाएंगे। दोनों में अपने आप को ऐड कर लेना है। चलिए फटाफट से इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा पहला सवाल जो आपको मिला था वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। सवाल बहुत ही अच्छा पूछा गया है। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को उसकी मदर करवाती है तो उस दौरान गुड अटैचमेंट के साइन को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे आपको यही तो पूछना चाह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान गुड अटैचमेंट के सभी साइन है को एक्सेप्ट यानी किन को छोड़कर, एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ साइन दे रखे हैं। इनमें से जो है छोड़कर, जिनको छोड़कर मतलब जो साइन नहीं है वो आपको बताने हैं। फर्स्ट देखिए, चिन टचिंग ब्रेस्ट, जो चिन है वो ब्रेस्ट को टच होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट माउथ वाइड ओपन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है लोअर लिप इज टर्न्ड इनवर्ड। नेक्स्ट है लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड। अब आपको ये पता होगा कि इनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप ऑप्शन ई के साथ में जाओगे या फिर गलत करके आओगे। तो देखिए इनवर्ड जो है ये क्या है, आपका गलत ऑप्शन है। इनवर्ड नहीं होता है, वो आता है आपका आउटवर्ड। नेक्स्ट मोर एरियोला विजुअल बिलो द माउथ, ये भी क्या है आपका गलत है। अबो होता है, बिलो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो दो आपको साइन दे रखे हैं वो नॉट ए साइन ऑफ गुड अटैचमेंट के हैं, और बाकी जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो आपके क्या है, गुड अटैचमेंट के साइन हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 3 ऑप्शंस है ये तो क्या है, गुड अटैचमेंट के साइन है। कौन से नहीं है ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन थर्ड एंड फिफ्थ ओनली, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। जिन्होंने भी डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस बी सीरम स्टडीज एक्सेप्ट। सीरम स्टडीज किसकी हो रही है, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, सही है जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, किनको छोड़कर ये आपको पूछा गया एक्सेप्ट से। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखिए, HbS-Ag, ये चेक किया जाता है जब किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी होता है। तो सीरम स्टडी जब की जाती है तो HbS-Ag और HbC-Ag जो है वो चेक किया जाता है। अब आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखी है, आपको बताना है कौन कौन सी सही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है HbS-Ag यानी हेपेटाइटिस बी सुपर एंटीजन, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है HbS-Ag हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, बिल्कुल सही है, और ये पहले भी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। HbS-Ag में एस का क्या मतलब है, ये आपको पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो एस का मतलब होता है सरफेस, सुपर स्मार्ट ये कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है सरफेस। नेक्स्ट देखिए HbC-Ag यानी कूल एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी। कूल एंटीजन कौन सा आता है भाई, कोई सा नहीं आता ना। तो ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी ऑप्शंस जो है मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए HbC-Ag यानी कोर एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये जो है आपको यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं ये तो गलत है, 2 ऑप्शंस आपको सही है। यानी यही सवाल 2 प्रकार से बन सकता है। एक तो आपको एक्सेप्ट ना दे तो आपके जो ऑप्शन सेकंड एंड जो आपका फोर्थ है यानी कि 2 एंड फोर्थ ओनली जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। अगर आपको यही सवाल पूछे और इसमें एक्सेप्ट लिखा आ जाए, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा आ जाए, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए नीचे, ऑप्शंस में आपने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन सी जो है 1 और 3 ओनली, ये क्या है, दोनों ही गलत है, बाकी जो 2 स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन ऑफ हिपेरिन, व्हाट इज द प्रिफर्ड साइट फॉर दिस इंजेक्शन। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि एज ए नर्स आप क्या कर रहे हैं, हिपेरिन इंजेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं, पेशेंट को लगाना है, एडमिनिस्टर करना है। तो अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि आपने प्रिपेयर तो कर लिया लेकिन आप किस साइट पे ये हिपेरिन का इंजेक्शन लगाएंगे, साइट आपको पूछी गई है। फर्स्ट देखिए लेग, नेक्स्ट आर्म, नेक्स्ट है बटक्स, नेक्स्ट है एब्डोमन, और जिनको नहीं आता वो ऑप्शन ई के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी दिया डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो हिपेरिन की प्रीफर्ड साइट है वो क्या होती है, एब्डोमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये राजस्थान सीएचओ के प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन आरबीएस के यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट पूछा गया है और उस दौरान भी एग्जाम में एक्सेप्ट ही पूछा गया था। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिफेक्ट आफ्टर 10 ईयर, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है डिफेक्ट आफ्टर बर्थ। तो जो आपको सीएचओ की एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चंस यही था, लेकिन यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सिर्फ ये बोला गया था डिफेक्ट आफ्टर बर्थ। तो वो क्या था, आपका गलत था, यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वो नहीं आता है। यहाँ पर भी ऑप्शन जो फर्स्ट है, यहाँ पे मतलब आपके जो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें जो फर्स्ट है ये क्या आपका गलत है। एक्सेप्ट आपको पूछना चाह रहा है। बाकी जो तीन देखिए, यहाँ पे चार जो ऑप्शंस और दिए गए हैं, डिजीज इन चिल्ड्रन ये इसके अंदर इंक्लूड है आरबीएस के अंतर्गत। डेफिशिएंसी कंडीशन बिल्कुल सही है। डिफेक्ट एट बर्थ, बिल्कुल डिफेक्ट एट बर्थ अगर ऑप्शन में है वो तो आपका सही है, लेकिन डिफेक्ट आफ्टर बर्थ या फिर डिफेक्ट आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर ऐसा कुछ आता है तो वो क्या आपका आरबीएस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल डिलेज, तो ये तो आपके 4D के साइन है, आरबीएस के अंतर्गत आते हैं, कौन सा नहीं है, फर्स्ट। और ये राजस्थान सीएचओ में पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे तो आपको बता ही दिया डायरेक्टली, आपको आंसर क्या करना है, ऑप्शन डी फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनकॉन्शियस पेशेंट बिगिंस वॉमिटिंग, इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द पेशेंट। एक ऐसा पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है और उस पेशेंट को क्या हुई है, वॉमिटिंग होने वाली है, फिर हो रही है, तो एज नर्स आप कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। फर्स्ट देखिए सुपाइन, नेक्स्ट साइड लाइन, नेक्स्ट ऑर्थोपेनिक, नेक्स्ट है लो फाउलर। नेक्स्ट जिनको नहीं आता है वो ये ई ऑप्शन जो है इसके साथ जा सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। साइड लाइन पोजीशन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को जब वॉमिटिंग हो रही होती है। क्यों देते हैं साइड लाइन पोजीशन, ये इसलिए देते हैं जो भी फूड कंटेंट बाहर आ रहा है या फिर जो फ्लूइड जो है वो बाहर आ रहा है स्टमक कंटेंट, वो जो है एस्पायरेट ना हो, इसलिए क्या देते हैं हम साइड लाइन पोजिशन देते हैं। और बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ये जो भी आपको सवाल मिल रहे हैं ये आपकी एम्स डीएसएसबी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान सीएचओ का नाम आ रहा है तो सिर्फ राजस्थान सीएचओ के एग्जाम में ही हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कंसिडर्ड पेरेंटल इज। नर्स जो है वो सारे के सारे पेरेंटल रूट से जो भी ड्रग्स जाती है उन पेरेंटल रूट्स के बारे में नर्स जो है जानती है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है नॉट कंसिडर्ड पेरेंटल। पेरेंटल रूट का हिस्सा कौन सा नहीं है, कौन सा रूट जो है वो पेरेंटल में नहीं आता है, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एपिड्यूरल आता है, बिल्कुल आता है पेरेंटल में। नेक्स्ट ट्रांसडर्मल, ये नहीं आता है। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ये तो आते हैं। कौन सा नहीं आता है, ऑप्शन बी ट्रांसडर्मल। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन क्लीन डिलीवरी WHO 6 क्लीन्स एक्सेप्ट। यहाँ पर भी आपको सवाल पूछा गया एक्सेप्ट से। क्लीन डिलीवरी के बारे में आपको 6 जो क्लीन्स है उनके बारे में पता होना चाहिए जो WHO के द्वारा दिए गए हैं। उन क्लीन्स के बारे में अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे सवाल में एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा क्लीन्स जो है वो WHO के 6 क्लीन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ क्लीन दे रखे हैं। फर्स्ट है क्लीन वुमेन हैंड्स, नेक्स्ट है क्लीन डिलीवरी सरफेस, सही है। नेक्स्ट क्लीन क्लॉथ टू कवर बेबी, बिल्कुल सही है। क्लीन क्लॉथ टू कवर मदर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्लीन स्ट्रिंग टू टाई कॉर्ड, कॉर्ड को टाई करने वाली जो स्ट्रिंग आती है वो भी क्लीन होनी चाहिए, तो ये भी सही है। एक कौन सा गलत है, वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट क्लीन वुमेन हैंड्स। जो प्रेग्नेंट वुमेन बोल सकते हैं आप, या फिर जो डिलीवरी वाली जो महिला है या फिर उसके गार्जियंस है, कुछ भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, तो वो जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लीन अटेंडेंट हैंड्स होता, जो भी अटेंड कर रहा है, जो डिलीवरी परफॉर्म करने वाला है, उसके हैंड्स जो है वो क्लीन होने चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन भी क्या होता, सही होता। और एक जो लास्ट जो क्लीन बचता है, एक जो 4 क्लीन है वो तो आपकी ये रहे, एक जो फर्स्ट है उसमें अटेंडेंट होता, तो ये ऑप्शन भी जो है आपका सही होता। तो ये 5 क्लीन तो मैंने आपको बता दी। और जो लास्ट जो क्लीन है वो आती है आपकी कॉर्ड कटिंग सीजर। जो कॉर्ड कटिंग सीजर है वो भी कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। तो ये 6 जो क्लीन्स है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपको पूछा गया एक्सेप्ट से पूछा गया है, तो जो एक फर्स्ट नंबर का है ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो तो आप देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली जो आपको आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इज इनकॉन्टिनेंट ऑफ यूरिन एंड स्टूल फॉर विच पेशेंट रेस्पॉन्स शुड द नर्स बी मोस्ट कंसर्न। एक ऐसा पेशेंट है जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और स्टूल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि एज नर्स आप पेशेंट की
कौन सी कंडीशन या फिर कौन सा रिस्पॉन्स जो है उसको आप मोस्टली कंसर्न करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। फर्स्ट है कन्फ्यूजन, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट अल्टर्ड सेक्सुअलिटी, नेक्स्ट इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, और जिसको नहीं आता वो ऑप्शन ई के साथ में जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी ऑप्शन डी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी जो है ये ऐसा रिस्पॉन्स है पेशेंट का जिसको ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है। एजेंट्स आपको ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के सभी क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से आपको सवाल में पूछा गया है। तो फर्स्ट देखिए, डिक्रीज सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल। क्या डिक्रीज होता है सीरम और लाइपेज का लेवल? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, गलत है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। चलिए ये एक ऑप्शन जो है गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, बर्ड लाइक एब्डोमन, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड शॉक, ये भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट डिक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, बिल्कुल होता है, सीरम कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इंक्रीज सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल, तो ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि इंक्रीज होते हैं, तो ये भी क्या आपका सही है। तो ये चार ऑप्शंस जो है ये क्लिनिकल फीचर्स बोल सकते हैं आप, डायग्नोस्टिक कुछ फीचर्स आ रहे हैं, तो ये मतलब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के क्या है, करेक्टरिस्टिक है। एक कौन सा नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो डिक्रीज सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज वाला आपको दे रखा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ओनली है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a patient consistently tries to pull out a urine retention catheter as a last resort to maintain integrity of catheter and patient safety. The nurse obtains an order for a restent. Which type of restent is most appropriate in this situation? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको यूरिनरी कैथेटर लगाया गया है और वो बारी बारी से क्या कर रहा है, उस यूरिनरी कैथेटर को बाहर निकाल रहा है, पुल आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो मतलब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पेशेंट की सेफ्टी को भी ध्यान रखना है, ठीक है। पेशेंट की सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे, रिस्टेंट लगाएंगे। तो अब आपको यही तो पूछा जा रहा है कि किस टाइप का रिस्टेंट जो है इस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा रिस्टेंट जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा इस कंडीशन में। पेशेंट को आपने कैथेटर लगाया और 15-20 मिनट बाद में पेशेंट ने वो कैथेटर बाहर निकाल लिया, तो वो क्या है कि बारी बारी से जो है पेशेंट को जो है और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप एज नर्स क्या करेंगे, उसको रिस्टेंट करेंगे। किस टाइप का रिस्टेंट यहाँ पे इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, ये आपको पूछा गया है। फर्स्ट देखिए मम्मी रिस्टेंट, नेक्स्ट एल्बो रिस्टेंट, नेक्स्ट जैकेट रिस्टेंट, नेक्स्ट मिड रिस्टेंट। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है बिल्कुल सही जवाब है। मिड रिस्टेंट यूज़ करते हैं अगर कोई ऐसा पर्सन होता है जो बारी बारी से यूरिनरी कैथेटर को पुल आउट करता है, बाहर निकाल लेता है, तो उस पेशेंट की सेफ्टी के लिए जो है मिड रिस्टेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करने वाले क्वेश्चंस आ गए और ये हर एक एग्ज़ाम में आपकी ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। कहीं से भी कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, हर एक को आपको जो है मैच करके सही से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल आपको पूछा गया यहाँ से टर्मिनोलॉजी से पूछा गया और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस जो है एम्स नोट से DSS BSI में भी पूछे जा चुके हैं। चलिए पहला देखिए यहाँ पे इक्वलेलिया का मतलब होता है रिपीटिंग ऑफ स्पीच ऑफ अनदर पर्सन। कोई दूसरा पर्सन जो भी बात बोलता है उसी की कॉपी करता है ये पेशेंट जिसको इक्वलेलिया की बीमारी हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोप्रेक्जिया में जो है मूवमेंट्स आते हैं सेम वैसे ही, जैसे दूसरा पर्सन जो भी मूवमेंट करेगा सेम वैसे ही रिपीट करेगा वो पर्सन जो है, उसमें जो साइन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका इकोप्रेक्जिया, यानी इकोप्रेक्जिया का सेकंड हो जाएगा, रिपीटिंग द मूवमेंट ऑफ अनदर पर्सन। कोई पर्सन जो है डांस कर रहा है तो वो भी जो पेशेंट है इकोलेलिया का वो क्या करेगा, डांस करेगा। कोई पर्सन कुछ भी मतलब एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी मूवमेंट जो है वो पर्सन भी करेगा, तो ये कहलाता है आपका इकोप्रेक्जिया। नेक्स्ट है वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन का मतलब होता है पर्पजलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, ऐसे वर्ड्स बार बार रिपीट करता है, वो पेशेंट की कंडीशन कहलाती है आपकी वर्बिग्रेशन। नेक्स्ट नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब है क्रिएशन ऑफ ए न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स जो है क्रिएट करना, वो कंडीशन कहलाती है आपकी नियोलॉजिज्म। तो चलिए इनको मैच कीजिए। इकोलेलिया का जो है थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको आपको मैच करना है। इकोलेलिया का थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड, इकोप्रेक्जिया का सेकंड, बी का सेकंड। नेक्स्ट है वर्बिग्रेशन का फर्स्ट, तो यहाँ पे वर्बिग्रेशन का फर्स्ट हो रहा है, और जो नियोलॉजिज्म है उसका आपका क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको मैच करना है फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट को। तो देखिए
फर्स्ट यहाँ पे एक तरफ आपको वॉल्यूम दे रखी है, दूसरी तरफ आपको बतानी है नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है इसका आपको पता है कि टाइडल वॉल्यूम जो है सर नॉर्मली 500 ml होती है, और ये हमें पता भी है। ईआरवी आईआरवी के बारे में हमें नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, ईआरवी एंड आईआरवी के बारे में आपको नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसके बारे में तो पता होगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब है टोटल जितनी भी लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो मैक्सिमम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे वैल्यू है वो TLC की ही है, टोटल लंग्स कैपेसिटी की ही है। तो यहाँ पे जो है ERV एंड IRV ये भी आपको एक का तो और पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मैच हो रही है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml एंड थर्ड का फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे आ रहा है, थर्ड का फोर्थ जो है यहाँ पर आ रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड आ रहा है, मतलब टाइडल वॉल्यूम जो है उसका 500 ml आ रहा है। तो यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ERV एंड IRV आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ERV एंड IRV जो है वो आप घर पे आके देखना, क्योंकि वहाँ पे आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा जब आप एग्जाम पेपर दो उस दौरान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो अपन बात कर ही लेते हैं। जो ERV है वो आपकी जो है, ERV जो आपकी है वो आपकी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे टोटल लंग्स कैपेसिटी तो आपकी 5800 ml होगी। ERV जो है वो आपकी सेकंड ऑप्शन है, यानी कि कम होती है IRV के बजाय, यानी कि एक्सपायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है वो 1000 से 1200 ml होगी, और जो बच गई आपकी IRV वो आपकी हो जाएगी 3000 ml। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। ए का थर्ड आ गया, बी का सेकंड आ गया, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट यहाँ पे IRV जो है 3000 ml होती है, ERV जो है 1000 से 1200 ml होती है, TLC यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी वो 5800 ml होती है, एंड टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ उनका एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस सिस्टाइटिस का मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लेडर वॉल। ब्लेडर वॉल में अगर इन्फ्लामेशन होता है वो कंडीशन आपकी कहलाती है सिस्टाइटिस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो ऑप्शन बी है उसमें ए में थर्ड आ रहा है, और डी जो है उसमें भी आ रहा है। अब बी जो है उसका तो फर्स्ट हो ही जाएगा क्योंकि दोनों में सिमिलर है। ओफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज, और ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए एंडोमेट्राइटिस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंडोमेट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का इन्फ्लामेशन एंडोमेट्राइटिस कहलाता है। और साल्पिंजाइटिस का मतलब है फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेन्यूअर के नाम दे रखे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। देखिए फर्स्ट है क्रेडी मेन्यूअर। जो क्रेडी मेन्यूअर है ये हम स्नॉर शीट में रिसेंटली पिछली बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्रेडी मेन्यूअर का मतलब होता है मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लेडर। ब्लेडर से यूरिन को एक्सप्रेस करने के लिए मैन्युअली यूज़ करते हैं क्रेडी मेन्यूअर। नेक्स्ट है मैक रॉबर्ट्स मेन्यूअर, ये शोल्डर डिस्टोशिया का टाइप है। एंड जो गैस्किन मेन्यूअर है ये दोनों ही शोल्डर डिस्टोशिया के टाइप्स होते हैं। जो मैक रॉबर्ट्स मेन्यूअर है, मैक रॉबर्ट्स मेन्यूअर का मतलब है आपका लेग फ्लेक्स्ड अपार्ट विथ नीज ऑन एब्डोमन। ये आपको शोल्डर डिस्टोशिया में देखने को मिलते हैं, मैक रॉबर्ट्स मेन्यूअर एंड गैस्किन मेन्यूअर। गैस्किन मेन्यूअर का मतलब हो गया हैंड्स एंड नी पोजीशन, जो बच्चा होता है उसके हैंड्स एंड नी पोजीशन होती है। और मैक रॉबर्ट्स मेन्यूअर में क्या होता है, लेग्स जो है वो फ्लेक्स्ड होते हैं अपार्ट द नी ऑन द एब्डोमन। नेक्स्ट लियोपोल्ड्स मेन्यूअर, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि लियोपोल्ड्स मेन्यूअर जो है वो हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द फीटल प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड स्टेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मैच करने हैं। पहले यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए, ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 1, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी, डी में फर्स्ट जो है यहाँ पे एक ही आ रहा है, बाकी ऑप्शन जो डी है वो भी नहीं है ऐसा। तो डी में जो है फर्स्ट आ रहा है, मतलब लियोपोल्ड्स मेन्यूअर आपने चेक किया, बाकी जो है आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी पे एक आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको डिजीज कंडीशन दे रखी है, दूसरी तरफ आपको कारण बताया गया है कि किसकी वजह से ये जो डिजीज कंडीशन है वो हो सकती है। फर्स्ट देखिए हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया जो है वो एक डिजीज कंडीशन है, ये किसकी वजह से या इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है एक्सेसिव और प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी।
नाम से ही पता चल रहा है हीमोलाइटिक, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन या फिर यूँ कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक्सेसिव या तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, आरबीसीज का, तो इनकी वजह से क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया, जिसको हाइपोप्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। यहाँ पे आप साथ साथ इनको मैच करते जाइए, ए का जो है थर्ड हो जाएगा तो बी जो है उसका फर्स्ट हो जाएगा, दोनों में सिमिलर है, यानी बी तो आपको देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लास्टिक एनीमिया का जो कॉज है वो क्या है, बोन मेरो इज डिप्रेस्ड और डिस्ट्रॉयड बाई ए केमिकल और ड्रग, मतलब बोन मेरो जो है वो डिप्रेशन होने की वजह से आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कुछ केमिकल और ड्रग की वजह से क्या हो जाए, बोन मेरो डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो होगा आपका एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट पर्नीशियस एनीमिया, नाम में ही मतलब काम में ही नाम है और यहाँ पे नाम में ही काम है। तो देखिए यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया का मतलब है विटामिन B12 की कमी। तो देखिए यहाँ पे लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन द स्टमक प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 है। विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होने की वजह से, क्यों नहीं हो रहा है, लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका जो एब्जॉर्प्शन करने वाला जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसकी कमी होने की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से जो एनीमिया होगा वो कौन सा होगा, पर्नीशियस एनीमिया, मतलब सी का थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब जो आपका बच गया वो आपका पॉलीसाइथेमिया वेरा हो जाएगा। सस्टेन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट, पॉलीसाइथेमिया वेरा में क्या होता है, जो इरिथ्रोसाइट्स है उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स के जो नंबर बढ़ते हैं वो कंडीशन आपकी कहलाती है पॉलीसाइथेमिया वेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक तरफ ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग है, दूसरी तरफ आपका MOA है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे शायद ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग को लेकर 2-3 सवाल आपको बता दिए गए अलग अलग, और यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सभी के सभी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे इथाम्बुटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इथाम्बुटोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो होगा आपका इंटरफेयर्स विथ मायोबैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया है उसके आरएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है इथाम्बुटोल। तो यहाँ पे ए का फोर्थ जो है डी में भी है और बी में भी है, बी का जो है फर्स्ट हो जाएगा, ये तो आपको पता चल ही गया है क्योंकि दोनों में सिमिलर है। आइसोनियाजाइड जो है इसका काम होता है इंटरफेयर्स विथ मायोकोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट पायरिजिनामाइड के बारे में मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में तो पता ही होगा कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो उसकी नेचर कैसी होती है, या फिर जो पायरिजिनामाइड है उसके बारे में एक दोनों में से एक का तो आपको पता होगा ही होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए जो पायरिजिनामाइड है, पायरिजिनामाइड का जो वर्क होता है वो होता है आपका बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है एक जगह स्टॉप करने का काम होता है पायरिजिनामाइड का। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिट माइकोबैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को जो है इनहिबिट करने का काम करता है। ये कुछ फंक्शंस है ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के। तो यहाँ पे इनको मैच कीजिए, आप जब इनको मैच करेंगे तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का थर्ड जो है इसमें आ रहा है, सी जो है उसका सेकंड पायरिजिनामाइड का बैक्टीरियोस्टेटिक हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन सी में भी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में जो है अपोजिट है। ए जो है इथाम्बुटोल का काम क्या होता है, बैक्टीरियल आरएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको एक तरफ डिजीज दे रखे है, दूसरी तरफ आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए गए हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे लाइपोमा का मतलब होता है, या फिर इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, लाइपोमा ये होता है सॉफ्ट मोबाइल फ्लक्चुएंट स्वेलिंग। लाइपोमा करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये सॉफ्ट होता है, मोबाइल होता है एंड फ्लक्चुएंट स्वेलिंग जो की कंडीशन होती है वो आपकी कहलाती है लाइपोमा। नेक्स्ट है हिम एंजियोमा, यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है हिम एंजियोमा, ओमा, ठीक है, ओमा का मतलब क्या हो गया, ट्यूमर। तो देखिए यहाँ पे ट्यूमर आप नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपका जो है स्वेलिंग से रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पे इसको मैच कीजिए पहले, एक का दो, बिल्कुल एक का दो, यहाँ पे दो ऑप्शंस में आ रहा है और बी जो है उसका तीन, यानी कि दोनों ऑप्शंस में बी का तीन आ रहा है, यानी कि इसका तीन हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफन कंजेनाइटल फॉर्म्ड बाय ए क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे हिमेंजियोमा का, ओमा का मतलब ट्यूमर नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका क्लस्टर, ब्लड वेसल्स का क्लस्टर बन जाएगा, ये कंजेनाइटल होती है, और यहाँ पे स्वेलिंग जो होगी वो आपकी कहलाएगी हिमेंजियोमा, ब्लड वेसल्स के क्लस्टर बन जाना, ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है हिमेंजियोमा। नेक्स्ट है ड्रमोइड सिस्ट का मतलब है सिस्टिक स्वेलिंग
इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर सिस्टिक स्वेलिंग हो रही है वो आपकी डर्मोइड सिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट जो आपका बच गया वो कैपिलरी हेमेंजियोमा होगा। देखिए स्ट्रॉबेरी लाइक स्वेलिंग ऑन द स्किन, स्ट्रॉबेरी लाइक अगर स्वेलिंग स्किन में हो रही है तो वो कंडीशन आपकी होगी कैपिलरी हेमेंजियोमाज। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। जब इनको आप मैच करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए कुछ यहाँ पे साउंड दे रखे हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखिए पहली जो साउंड है वो है आपकी फाइन क्रेकल्स। फाइन क्रेकल्स जो साउंड होगी इनको कौन सा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले फाइन क्रेकल्स है। फाइन क्रेकल्स का मतलब होता है शॉर्ट हाई पिच बबलिंग साउंड्स। शॉर्ट होगी और हाई पिच बबलिंग साउंड होगी वो आपकी फाइन क्रेकल्स कहलाएगी। नेक्स्ट है क्वार्ज क्रेकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्ज क्रेकल्स है। क्वार्ज क्रेकल्स का मतलब है यहाँ पे इनको मैच भी करते जाइए साथ साथ। ए का 2 बी का 3 यानी कि दोनों में सिमिलर है तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 मतलब शॉर्ट लो पिच्ड बबलिंग साउंड। फाइन क्रेकल्स में क्या हो रहा है हाई पिच बबलिंग साउंड है एंड क्वार्ज क्रिकलिंग में क्या हो रहा है क्वार्ज जो क्रेकल्स है उसमें आपकी लो पिच बबलिंग साउंड है। तो दोनों में इतना सा फर्क है, फाइन क्रेकल पूछे तो हाई पिच साउंड होगी और जो क्वार्ज क्रेकल्स है इसमें लो पिच बबलिंग साउंड होगी। अब आपके जो दो और बच गए वो देखिए फर्स्ट है विजेज। विजी जो साउंड है उसको म्यूजिकल साउंड भी कहते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही से डिस्क्राइब कर रहा है विजीज साउंड को। साउंड्स आर हाई पिच्ड एंड म्यूजिकल सिबिलियंट विजीज एंड लो पिच एंड रम्बलिंग सोनोरस विजेज एंड रॉन्ची। यहाँ पे अलग अलग मतलब जो लो पिच्ड एंड रम्बलिंग होगी वो सोनोरस विजेज कहलाती है। रॉन्ची जो रॉन्ची है उसमें साउंड एक जो आती है रॉन्ची साउंड उसमें भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी एक सबलिंग जो विजेज है, यहाँ पे दो टाइप आपको बता दिए गए हैं विजेज के। फर्स्ट जो है वह है आपका हाई पिच एंड म्यूजिकल जो साउंड होगी वो आपकी सबलिएंट विजेज कहलाएगी और जो लो पिच एंड रम्बलिंग साउंड होगी वो आपकी सोनोरस विजेज या रॉन्ची साउंड कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए बाकी जो लास्ट का रह गया वो है आपका प्लूरल फ्रिक्शन रब साउंड आर क्रिकलिंग एंड ग्रेटिंग। ये इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे इनको मैच कीजिए ए का 2 बी का ए का 2 बी का 3 एंड सी का 1 एंड डी का 4। तो यानी ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू को लेकर सवाल पूछा गया है। एक तरफ डिग्री आपको दे रखी है, एक तरफ आपको आईक्यू लेवल दे रखा है, दोनों को आपको क्या करना है मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट है माइल्ड रिटेंशन। माइल्ड रिटेंशन का जो आईक्यू लेवल होता है, जो भी माइल्ड रिटार्डेड पर्सन्स होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है ये आपको पहले मैच करना है, उसके बाद ही आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पहले माइल्ड रिटार्डेशन का मतलब है उसका आईक्यू लेवल कितना होगा 50 से 70। नेक्स्ट है प्रोफाउंड रिटार्डेशन। प्रोफाउंड रिटार्डेशन का मतलब हो गया लेस देन 20, 20 से भी कम अगर आईक्यू लेवल है वो प्रोफाउंड रिटार्डेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका मॉडरेट रिटार्डेशन। मॉडरेट आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा 35 से लेकर 50 तक के आईक्यू लेवल। नेक्स्ट आपका सीवियर रिटार्डेशन, ये आपका 20 से लेकर 35 तक का जो कहलाएगा वो सीवियर रिटार्डेशन कहलाएगा। सीवियर रिटार्डेशन में लेस देन 20 मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको मैच कीजिए। फर्स्ट का जो है वो आपका सेकंड हो गया, फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का जो है वो आपका फोर्थ हो गया एंड थर्ड का जो है फर्स्ट हो गया और सीवियर जो रिटार्डेशन फोर्थ है उसका थर्ड हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, देखिए यहाँ पे कुछ ईसीजी की जो है वेव दे रखी है एक तरफ और एक तरफ आपको बताना है कौन सी वेव में क्या होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर आपको दिया गया है। तो देखिए पहला है पी वेव। पी वेव जो है वो किसको इंडिकेट करती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी रिप्रेजेंटिंग एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव जो है एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो आपकी रिप्रेजेंट करेंगे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। तो देखिए यहाँ पे इनको मैच कीजिए। फर्स्ट जो है उसमें 2, बी जो है उसमें 1, तो यानी ए का 2 बी का 1। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में आ रहा है। अब आपको टी वेव और देखना पड़ेगा। टी वेव अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन है, ऐसे नोड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे, उनमें से डी जो है उसमें फोर्थ जो है बी ऑप्शन में है। जो सी ऑप्शन है उसके अंदर आपका क्या है, डी का जो हो जाएगा नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट जो है उसका ऐसे नोड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब आपको 4 ऑप्शंस ऐसे जब दिए जाते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए जो आपको 100% आता हो, उसको आप मैच करना, उसके बाद देखना कि कौन कौन से और जो है मैच करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस है, आपको पता था कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन है, ऐसे नोड, ये 3 नंबर पे है, तो जो डी है उसका क्या हो जाएगा, थर्ड। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया था, आपको बिल्कुल ईजी सा सवाल था, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत आई नहीं। पी वेव कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, क्यू आर एस जो है कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये अपने आप ही आ जाएगा। बाकी जो है आप पेपर को जब सॉल्व करके घर आ जाओगे उसके बाद इनको वापस मैच करके अच्छे से और पढ़ लेना, लेकिन आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्टली, जैसे आपको पता है नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट जो है ऐसे नोड होता है, तो डी का जो है थर्ड है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इसको चूज करो और आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनको बाकी जो है पढ़ लेना आप घर आके, वहाँ पे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चंस। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही हम लेकर आएंगे और पेपर भी आप सभी को प्रोवाइड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।